रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। जी हाँ, RRTS है एक रेल बेस्ड हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रीजनल कम्यूट ट्रांजिट सिस्टम जो कि कनेक्ट करता है मेट्रोपॉलिटन और बिग सिटीज़ को, टाउन्स, अर्बन नोड्स अक्रॉस नेशनल कैपिटल रीजन। आज मैं आपको यहाँ पर RRTS की ज़रूरत क्यों पड़ रही है NCR में, ये आपको बताने वाला हूँ। क्या इसकी स्पीड होगी, ये आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से रूट इसके आने वाले हैं वो बताऊंगा, और फेज़ 1 में क्या अब तक आ चुका है और करंट स्टेटस फेज़ 1 के जो 3 रूट हैं उनका क्या है वो आपको बताने वाला हूँ। और साथ में फ्यूचर में जहाँ जहाँ कॉरिडोर्स और आएंगे उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन करंट स्टेटस के साथ आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या फीचर्स हैं इस RRTS ट्रेन के, क्यों ये औरों से अलग है, किस तरह से अलग है, वो सब आपको बताऊंगा। वीडियो में कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये एक बड़ी इंफ्रा डेवलपमेंट है और जहाँ जहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट होती है वहाँ वहाँ प्रॉपर्टी के प्राइजेज में अप्रिसिएशन आता है, क्योंकि कनेक्टिविटी और इंफ्रा ये दोनों अपने आप में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं और इनसे प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन क्या है उसका आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। RRTS, जैसे मैंने आपको बताया कि RRTS क्या है, लेकिन RRTS का एम है कि यहाँ सिटीजन को एम्पावर किया जाए थ्रू एक्सेस, इम्प्रूव्ड एक्सेस, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंक्लूजन। यहाँ गवर्नमेंट चाहती है प्रमोट किया जाए बैलेंस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो NCR के अंदर है, जिससे कि NCR की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की है वो इम्प्रूव हो पाए। जैसे आपने देखा होगा अब तक बहुत दूर दूर NCR में जो सिटीज़ हैं वहाँ आना बहुत टफ होता है। आप सोचते हैं, मान लीजिए आप मेरठ में हैं और आप सोचते हैं कि मुझे दिल्ली आना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी जंग के तौर पे उभर के सामने आता है। लेकिन अब उन चीज़ों को मोबिलाइज किया जा रहा है। अब जो कनेक्टिविटी दी जा रही है उससे आपका ट्रैवल टाइम बहुत नज़दीक हो जाएगा। आप फ़र्ज़ कीजिए कि दिल्ली से मेरठ आप 1 घंटे में पहुंच पा रहे हैं और दिल्ली से दिल्ली में ही आप 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ मेरठ से दूरी आपको दूरी लगेगी ही नहीं, क्योंकि 1 घंटे का ट्रैवल टाइम कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम नहीं होता। जिस हिसाब से ट्रैफिक मूवमेंट बढ़ रही है उस हिसाब से 1 घंटा शहर में ही 1 घंटा लग जाता है। और पता लगा आप हाई स्पीड कनेक्टिविटी के थ्रू अगर मेरठ जैसी लोकेशन से या शाहजहाँपुर से, अलवर राजस्थान से या पानीपत से अगर आप पहुँच रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो यही डेवलपमेंट आपको RRTS दे रहा है। अब समझते हैं RRTS की ज़रूरत क्यों पड़ी। जी हाँ, RRTS एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रेटजी है। इसका मेन एम जो है वो एड्रेस करना इश्यूज ऑफ कंजेशन एंड पॉल्यूशन जो रीजन के हैं। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर, दिवाली से इवन पहले ही पॉल्यूशन इतना ज़्यादा दिखने लगा कि यहाँ लोगों की सांस भी घुट रही थी। बहुत ज़्यादा लोग एलर्जी के कारण बीमार भी हो रहे थे। तो ये जो कंसर्न्स हैं, ये अथॉरिटीज़ हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से फोर्सी कर लेती है और फिर उस हिसाब से प्लान भी करती है। कई बार प्लान थोड़ा लेट हो जाता है, कई लैंड एक्विजिशन इश्यूज होते हैं, कई बार कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स होता है। तो ऐसा कई बार समय में ना बन पाने के कारण भी थोड़ी चीज़ों में डिले हो जाता है। तो उसी तहत ये RRTS NCR में एक अच्छी मोबिलिटी दी जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इश्यूज ऑफ कंजेशन और पॉल्यूशन जो रीजन के अंदर है उनको क्वाइटर किया जाए और फिर उससे बेटर सॉल्यूशन निकाला जाए। ये RRTS का मेन मोटिव है, मतलब कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इन दिल्ली एंड NCR। जब ये मोटिव होता है तो यहाँ पर रास्ते आसान होते हुए दिखते हैं, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से एक तकलीफ़ में दिवाली के टाइम पे हर बार जीते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन बैन होता है और तमाम चीज़ें होती है, ऑड इवन शुरू हो जाता है, अब BS4 की गाड़ी आप लेके नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी तमाम दिक्कतों से आपको ये निजात दिलाने के लिए RRTS आ रहा है। इससे रिकमेंडेशन मिली है हाई पावर्ड कमेटी ऑन डीकंजेशन ट्रैफिक इन दिल्ली द्वारा। मतलब ये रास्ता बहुत आसान हो सकता है अगर ये टाइम पे डेवलपमेंट पूरी हो जाए, और अब तक जहाँ सैंक्शन हो चुका है वहाँ डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होती दिख भी रही है।
अब समझते हैं RRTS की स्पीड क्या है। RRTS को डिज़ाइन किया है 180 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब ऑपरेशनल स्पीड जो है उसे 160 किलोमीटर पर आवर के करीब रखा जाता है, क्योंकि कई बार बीच में स्टॉपेज भी होते हैं, तो स्टॉपेज के भी टाइम को इंक्लूड करके अगर हम देखें तो ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होने वाली है। RRTS से एक रिलायबल, सेफ, कंफर्टेबल, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन जो कि कनेक्ट करेगा दिल्ली और उसके आसपास के अर्बन एरियाज़ में, जैसे गाज़ियाबाद, मुरादनगर, मोदी नगर और मेरठ जैसे एरियाज़ में। तो इन्हीं सब इश्यूज़ को कैटर करने के लिए 8 लाइन RRTS के डिसाइड की गई। कौन कौन सी है वो लाइन जो RRTS में आने वाली है, जो दिल्ली के आसपास के एरिया को कनेक्टिविटी देने वाली है? तो चलिए वो समझते हैं। पहला रूट है दिल्ली बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक, और दूसरा रूट है दिल्ली शहादरा और बड़ौद का, और यहीं तीसरा रूट है दिल्ली फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल तक का, और फिर चौथा रूट है गाज़ियाबाद से खुर्जा, और पांचवा रूट है गाज़ियाबाद से हापुड़ का। ये वो 5 रूट हैं जो कि फेज़ 2 के अंदर आने वाले हैं। अब इसमें ऐसे 3 रूट हैं जो कि RRTS फेज़ 1 में है, जिन्हें प्रायोरिटी में रखा गया, जो कि दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर है, फिर दिल्ली गुड़गांव शाहजहांपुर अलवर RRTS है, और फिर तीसरा रूट है दिल्ली पानीपत RRTS कॉरिडोर। इन 3 को फेज़ 1 में रखा गया। और फेज़ 1 में जो प्रायोरिटी कॉरिडोर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रूट, जिसकी टोटल लेंथ 82 किलोमीटर है, यहाँ ट्रैवल टाइम पूरा बनने के बाद 60 मिनट्स का लगेगा। इसके अंदर 25 स्टेशन होंगे और डेली राइडरशिप यहाँ 8 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड है। और यहीं जो दूसरा रूट है दिल्ली गुड़गांव शाहजहांपुर अलवर का, ये टोटल 198 किलोमीटर्स का ये बड़ा रूट है, और दिल्ली से शाहजहांपुर की दूरी करीब 107 किलोमीटर है, और ट्रैवल टाइम यहाँ 70 मिनट्स का होने वाला है। मतलब शाहजहांपुर तक आप दिल्ली से 70 मिनट्स में चले जाएंगे। नंबर ऑफ स्टेशन इसके अंदर 6 होंगे। और अगर बात करें शाहजहांपुर से सोता नाला की, क्योंकि वहाँ शाहजहांपुर से एक और आगे स्पर ऐड होना है जो कि 33 किलोमीटर का होगा, और ट्रैवल टाइम इसके अंदर शाहजहांपुर से सोता नाला का 20 मिनट्स का लगेगा। 4 स्टेशन होंगे, और शाहजहांपुर से अलवर का एक तीसरा स्पर भी यहाँ पर है जो कि 58 किलोमीटर की लेंथ का है। मतलब ये तीनों कनेक्टिविटी हैं दिल्ली गुरुग्राम शाहजहांपुर अलवर वाले रूट पे, दिल्ली से शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से सोतानाला और सोतानाला से अलवर, ये तीनों कनेक्टिविटी में करीब यहाँ एक्सपेक्टेड है 11 लाख लोग डेली यहाँ राइड करेंगे। मतलब अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट दिल्ली गुरुग्राम शाहजहांपुर अलवर रूट पे है। फिर तीसरा रूट है दिल्ली पानीपत का, जो कि 103 किलोमीटर्स का है। यहाँ ट्रैवल टाइम 65 मिनट्स लगने वाला है पूरा रेडी होने के बाद, और यहाँ नंबर ऑफ स्टेशन 17 है। यहाँ राइडरशिप एक्सपेक्टेड है डेली की 7 लाख। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर की, जिसकी लेंथ जैसे मैंने बताया 82, मतलब एग्जैक्ट वो 82.15 किलोमीटर है। इसमें एलिवेटेड लेंथ जो है वो 70 किलोमीटर की है, जो कि दिल्ली के अंदर 9.22 किलोमीटर है और यूपी के अंदर 60.57 किलोमीटर की है। अंडरग्राउंड लेंथ की बात करें तो यहाँ 12 किलोमीटर की है, और दिल्ली के अंदर इसमें 4.08 किलोमीटर और यूपी के अंदर 8.08 किलोमीटर है। और जो दिल्ली का स्ट्रेच है करीब 14 किलोमीटर का है, और यूपी का स्ट्रेच 68 किलोमीटर का है। यहाँ 2 मेंटेनेंस डिपो होंगे दूही और मोदीपुरम के अंदर। 17 किलोमीटर लॉन्ग प्रायोरिटी सेक्शन जो कि साहिबाबाद से दूही डिपो का था, ये अब 20 अक्टूबर को पैसेंजर्स के लिए खोल दिया गया है। और जो पूरा कॉरिडोर है रेडी होने के बाद जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इसकी एस्टिमेटेड है वो 30,274 करोड़, मतलब 30,274 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारी फंडिंग कैसे मैनेज हो रही है। देखो, फंडिंग अरेंज करने के लिए अथॉरिटीज़ को कई अलग अलग जगह अप्रोच करना पड़ता है, जिसमें 1 बिलियन जो है ADB के थ्रू है, और 500 मिलियन जो कि NDB के थ्रू यहाँ सोर्सिंग हो रही है फंडिंग की, और 500 मिलियन जो कि है AIIB के थ्रू। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है।
जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने 16.78% कंट्रीब्यूट किया है, और यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ 3.22% यहाँ कंट्रीब्यूट की है फंडिंग, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% किया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग 20% यहाँ सबसे ज़्यादा दिख रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट 3.22% पे, और यूपी गवर्नमेंट 16.78% के ऊपर। लोकल ट्रांजिट सिस्टम जो कि मेट्रो का अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी मेरठ में प्लान किया गया है, तो यहाँ पर ऐसे RRTS नेटवर्क को मेट्रो से कनेक्टिविटी भी दी जा रही है। जो 13 स्टेशंस हैं इन द स्पैन ऑफ 23 किलोमीटर ऑफ लोकल ट्रांजिट नीड को मेट्रो से कनेक्ट किया जा रहा है। मतलब जो दिल्ली से कनेक्टिविटी है और जो मेरठ की इंटरनल कनेक्टिविटी है, उन दोनों को भी आपस में मर्ज किया जा रहा है। तो ये एक तरह से मोबिलिटी को ईज करना, लोगों को इजी एक्सेस देना, उस तहत मेरे को ये पहल दिखती है। यहाँ टोटल अंडरग्राउंड स्टेशन 4 है, जो कि 1 दिल्ली में और 3 मेरठ के अंदर है। तो अब बात करते हैं जो ये कॉरिडोर है दिल्ली मेरठ का, इसमें स्टेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। जंगपुरा एलिवेटेड स्टेशन है, सराय काले खां एलिवेटेड है, न्यू अशोक नगर फिर आएगा जो कि अगेन एलिवेटेड स्टेशन है, और फिर आनंद विहार यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेशन RRTS का बना हुआ है। और साहिबाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी एलिवेटेड स्टेशन है। और फिर बात गाज़ियाबाद की करें तो यहाँ पे एलिवेटेड स्टेशन है, गुलधर एलिवेटेड स्टेशन है, दूही एलिवेटेड स्टेशन है, और दूही डिपो एट ग्रेड मतलब सरफेस के ऊपर होगा, ये एक डिपो स्टेशन है। 10वां स्टेशन है मुरादनगर, ये एलिवेटेड है। उसके बाद मोदी नगर साउथ, ये भी एलिवेटेड स्टेशन है। उसके बाद मोदी नगर नॉर्थ एलिवेटेड है। मेरठ साउथ ये एलिवेटेड है। परतापुर ये भी एलिवेटेड है, और रिठानी ये भी एलिवेटेड है। शताब्दी नगर एलिवेटेड स्टेशन है। अगला स्टेशन ब्रह्मपुरी ये एलिवेटेड है। उसके बाद मेरठ सेंट्रल आएगा जो कि अंडरग्राउंड है, और ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल से लोकल ट्रांजिट सर्विसेज जो कि मेरठ की है वो भी यहाँ से वेल कनेक्टेड है। शताब्दी नगर के अंदर RRTS और लोकल ट्रांजिट सर्विसेज मतलब परतापुर, रिठानी और शताब्दी से लोकल ट्रांजिट सर्विसेज यहाँ पे एक्टिवेटेड होंगी। फिर अगला स्टेशन है वैशाली जो कि अंडरग्राउंड है, और यहाँ पर भी लोकल ट्रांजिट सर्विसेज मेरठ की एक्टिवेटेड रहेगी। फिर बेगमपुर अंडरग्राउंड और MES कॉलोनी यहाँ एलिवेटेड स्टेशन होगा। मेरठ नॉर्थ की बात करें तो ये एक एलिवेटेड होगा, यहाँ पर भी लोकल ट्रांजिट सर्विसेज जो है मेरठ की वो यहाँ पर रहेंगी। फिर मोदीपुरम जो कि एलिवेटेड सेक्शन है, RRTS एंड लोकल ट्रांजिट सर्विसेज मेरठ की यहाँ पे दोनों एक्टिवेटेड रहेंगी। और अगला और लास्ट स्टेशन है मोदीपुरम डिपो, ये सरफेस पे रहेगा। यहाँ डिपो स्टेशन, लोकल ट्रांजिट सर्विसेज मेरठ की सब चीज़ें रहेंगी। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस अभी क्या है ये भी समझ लेते हैं। फर्स्ट नमो भारत ट्रेन जो कि RRTS का दूसरा नाम है, मोदी जी ने RRTS को 20 अक्टूबर 2023 को इनॉग्रेट कर दिया। जो सेक्शन खुला है जो कि प्रायोरिटी सेक्शन का पार्ट है, इसमें 5 स्टेशन है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दूही और दूही डिपो। अब ये ऑपरेशनल है, आम पब्लिक इसमें आ जा सकती है। ये पार्ट है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS का, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 8 मार्च 2019 को। जो टनलिंग है, अंडरग्राउंड सेक्शन है पूरे कॉरिडोर का, ये शुरू हुआ था फरवरी 2022 को, और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मतलब एंटायर स्ट्रेच जो है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया फरवरी 2022 तक। इसके अंदर स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि 10 स्पेशल स्टील स्पैन्स हैं इसके अंदर, और 55 किलोमीटर RRTS वायाडक्ट के थ्रू है जो कि कंस्ट्रक्शन की गई है। मतलब टोटल 70 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड स्ट्रेच के अंदर ये सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रिसीविंग सबस्टेशन जो कि टोटल 5 बनने हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं RRTS कॉरिडोर के। और अब समझते हैं कि आखिर जो 3 कॉरिडोर्स अभी प्रायोरिटी सेक्शन में हैं उनमें करंट स्टेटस क्या है। एक तो आपने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का देख लिया, करीब 17 किलोमीटर का स्ट्रेच यहाँ खुल चुका है, और 2025 तक ये पूरा स्ट्रेच ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी 2 स्ट्रेच की बात करें हम तो दिल्ली और शाहजहांपुर अलवर सोतानाला की जो कनेक्टिविटी है, मतलब शाहजहांपुर से सोतानाला और सोतानाला से अलवर,
ये 2 स्पर इसके साथ में ऐड होंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी है इस पे अभी क्या है, पहली डेवलपमेंट ये है कि इसका जो रूट प्लान था वो ओल्ड गुड़गांव रोड के होते हुए जा रहा था, इसको चेंज किया जा रहा है और इसको अब NH8 जो कि NH48 के नाम से अब जाना जाने लगा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। तो इस रूट में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें करंट स्टेटस को अगर हम समझें तो ये ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल हो चुकी थी, सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट की अप्रूवल बची हुई थी। और दिल्ली गवर्नमेंट की अप्रूवल की जब गुंजाइश आई तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो इस कारण से कोर्ट ने फटकार भी लगाई और तय समय सीमा दी गई कि दिल्ली गवर्नमेंट को अपना कंसेंट देना है और यहाँ पर इसकी फंडिंग करनी है। लेकिन इस बीच चेंज ये हो जाता है कि जो रूट ऑलरेडी सैंक्शन हुआ पड़ा था, सेंटर के पास फाइल गई हुई थी, सिर्फ दिल्ली की मोहर लगनी बची थी, उसे फिर से चेंज करने के लिए प्रपोज कर दिया जाता है। जब ऐसा प्रपोजल आता है तो फिर से DPR बनता है, फिर सभी जो गवर्नमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, चूँकि इंडिया के अंदर कई स्टेट्स आते हैं और NCT भी आता है, तो जिस जिस एरिया में से ये होकर RRTS गुजरेगा वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसे अप्रूवल देनी है। तो यहाँ पर अब ये स्टेज फिर से आ गई है कि अब इसको DPR फिर से बनाया जाएगा और फिर से राजस्थान हरियाणा गवर्नमेंट को अप्रूवल देनी है, फिर दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये फाइल जाएगी और फिर वो फंडिंग करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है। तो अब ये स्टेज थोड़ा सा लचर में आ गया है। काम गुड़गांव वालों को फिर से थोड़ा सा मेरे को यहाँ दिख रहा है कि अब टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों करती है ऐसी गवर्नमेंट? जब एक बार रूट फाइनल हो गया, अब फाइनल स्टेज पे चीज़ें आ गई है, तो फिर से क्यों रूट को चेंज करके DPR स्टेज पे डाल दिया जाता है? और फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एनहांस्ड, फिर लैंड एक्विजिशन इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़ बार बार आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट्स को बार बार रूट चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना है वो गवर्नमेंट खुद करती है। दूसरा रूट दिल्ली पानीपत का, अगेन यहाँ पे रूट सैंक्शन है, इसमें कोई ऐसा चेंज होता मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फंडिंग अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि जहाँ जहाँ से रोड निकलेगी उस एरिया की गवर्नमेंट को वहाँ की फंडिंग करनी होती है। तो वहाँ से फंडिंग अभी नहीं हो पाई है, इसीलिए दिल्ली पानीपत के रूट पे भी अभी डेवलपमेंट नहीं है। अभी सिर्फ दिल्ली से मेरठ के रूट पे डेवलपमेंट है, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 3.22% की फंडिंग ऑलरेडी कर दी गई है। तो अब गुड़गांव में ये कब आएगी, या पानीपत तक कब आएगी, या शाहजहाँपुर तक कब आएगी, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब समझ लेते हैं इस RRTS के साइलेंट फीचर्स क्या हैं। RRTS एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना और इनकरेज करना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। और RRTS स्टेशंस भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि जो इंटीग्रल पार्ट है या एग्जिस्टिंग मोड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि बस स्टैंड, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कनेक्टेड हों। इन स्टेशंस के ऊपर लोगों को बेस्ट पॉसिबल वे आउट से कनेक्टिविटी मिले, जैसे कि लिफ्ट, फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं यहाँ पर हों। मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटीज़ के हैं वो सब RRTS से वेल कनेक्टेड हों, जिससे लोगों को आसपास आने जाने में कहीं दिक्कत ना हो। तो ये एक मुहिम ऐसी है जिसमें आपस में कोरिलेशन हो। जब कोरिलेशन होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे और जिससे पॉल्यूशन कम होगा। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि एम ये है कि पॉल्यूशन कम से कम हो, कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। RRTS की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है NCRTC। NCRTC जैसे फेज़ 1 दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रूट पे काम कर रही है, और दूसरा रूट मैंने बताया दिल्ली शाहजहाँपुर अलवर, और तीसरा दिल्ली पानीपत। ये सब के सब सराय कालेखां RRTS स्टेशन से होकर गुजरते हैं। मेन कनेक्टिविटी, मेन जो स्टेशन है वो सराय कालेखां रखा गया है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको, अगर आप मेरठ से आ रहे हैं और आपको शाहजहाँपुर जाना है, तो इसके लिए आपको मेट्रो कनेक्टिविटी की तरह, जैसे आपको स्टेशन चेंज करना होता है, आपको लाइन चेंज करनी पड़ती है, वैसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरठ से शाहजहाँपुर तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, तो आपस में यहाँ कम्यूट करना इससे बहुत इजी हो जाएगा। आपको बीच में जाके स्टेशन चेंज करने जैसी दिक्कत जो मेट्रो में होती है वो इसके अंदर नहीं होगी, ऐसा ऑलरेडी प्रोविज़न किया जा रहा है। और NCRTC ने इम्प्लीमेंट किया है लेवल 3 सिग्नलिंग
ओवर LTE टेक्नोलॉजी, जो कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का है, ETCS। ये अपने आप में एक एडवांस सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोलिंग सिस्टम है। फर्स्ट टाइम अब तक वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है जो कि कम्बिनेशन है लेटेस्ट ETCS स्टैंडर्ड और लेटेस्ट इंटरलॉकिंग विद प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स PSD। ये ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन ATO भी इसके अंदर डिप्लॉय होगा। इससे RRTS हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेन के रूप में काम कर पाएगी और जो आउटपुट है कॉरिडोर का वो भी काफ़ी एनहांस्ड हो पाएगा। फिर RRTS PM गति शक्ति के अंदर आता है। PM गति शक्ति का मैं आपको थोड़ा सा सारांश समझाने की कोशिश करता हूँ। PM गति शक्ति ये है कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस तहत इसे डेवलप किया जा रहा है जिससे कि लॉन्ग टर्म कैसे बेटर कनेक्टिविटी हो, आपस में एक दूसरी जगह में कैसे बिजनेस डेवलप हो पाए, नेटवर्क के थ्रू राइडरशिप ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बन पाए, क्योंकि जब लोग इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, बिजनेस होगा तो सस्टेनेबिलिटी भी बनेगी। तो यहाँ पर हाई कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट जो आज डिज़ाइन किया जा रहा है वो उन सब चीज़ों को कैटर करके किया जा रहा है। तो ये PM गति शक्ति का मॉडल है, उस तहत ही इस प्रोजेक्ट को लिया गया है। प्रधानमंत्री जी जो मेक इन इंडिया जो उनका विज़न है, उस तहत इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है। हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो एल्स्टॉम, जो कि पहले बॉम्बार्डियर सेल्वी गुजरात में थी, उसी का नाम अब एल्स्टॉम है, वही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो मेक इन इंडिया जो मोदी जी का सपना है उसको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। ये और NCRTC इम्प्लीमेंट कर रही है कटिंग एज ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम को, AFC को। इसके अंदर कॉन्टैक्ट लेस एंट्री एग्जिट का प्रोविज़न है जिससे कम्यूटर्स ईजी एक्सेस उन्हें RRTS की मिल पाए, सिंपल मिल पाए, कंफर्टेबल हो और क्विक हो। और NCRTC एक हैजल फ्री कम्यूट एक्सपीरियंस देना चाहती है। इसने टिकटिंग को भी बहुत ईज़ किया है। प्रॉपर टिकटिंग ऑफिस मशीन्स, TOMs यहाँ लगे होंगे टिकट काउंटर्स में, UPI अनेबल्ड टिकट वेंडिंग मशीन्स लगी होंगी और यहाँ डिजिटल QR कोड के थ्रू भी NCRTC मोबाइल ऐप मतलब RRTS कनेक्ट जैसी सुविधाओं के थ्रू, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के थ्रू यहाँ आपको एक्सेस मिल पाएगा। इन मॉडर्न ट्रेन्स के अंदर पुश बटन होगा। जी हाँ, सेलेक्टिव ओपनिंग ऑफ डोर्स के लिए पुश बटन होगा। अगर आपको ज़रूरत है नीड बेसिस के हिसाब से ही उसे ओपन किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्टेशन पे सारे डोर ओपन होंगे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, उन सबको यहाँ सेव किया गया है। तो हर स्टेशन पे सारे डोर ओपन नहीं होंगे, जो नीड बेसिस के हिसाब से अगर सेलेक्टिव बटन आप प्रेस करते हैं तो वहीं पर वो डोर ओपन होगा। नमो भारत ट्रेन के अंदर 6 कोचेज़ होंगी जिनकी कैपेसिटी होगी 1400 कम्यूटर्स को ले जाने की, और इसमें सिटिंग और स्टैंडिंग स्पेस दोनों होगा। स्मूथ ट्रैवल हो और यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब जहाँ जहाँ जो लोकल सिटी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है उससे इजी एक्सेस हो, उसी हिसाब से सारा डिज़ाइन किया गया है। और इसकी डिज़ाइनिंग में स्पेशल चीज़ ये है कि व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स का भी अरेंजमेंट किया गया है। मतलब ट्रेन में ये सारी सुविधाएं भी दी गई है। NCRTC का जो फोकस है वो कम्यूटर्स को ईज़ हो, उसी हिसाब से RRTS की डिज़ाइनिंग की गई है। मतलब जो इंजीनियरिंग है वो सारी के सारी बेस्ट इंजीनियरिंग करने की कोशिश की गई है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्यूटर के फ़ायदे की चीज़ उसको ईज़ देने के लिए ही डिज़ाइन सारी चीज़ें हुई है। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन में एयरपोर्ट, इंडियन रेलवे स्टेशन, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, दिल्ली मेट्रो स्टेशंस, एक्सप्रेसवे जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, उन सब से कनेक्टिविटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ लोगों को अवेलेबल हो इन स्टेशंस के पास में, इसको अनकरेज किया गया है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी मानते हुए, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। RRTS कॉरिडोर दिल्ली की जो मेट्रो लाइंस हैं, 7 लाइंस दिल्ली के अंदर है मेट्रो की, इन सभी लाइंस में आपस में इंटरकनेक्ट किया गया है RRTS से। RRTS एक्ट कर रहा है बैकबोन की तरह रीजनल ट्रांसपोर्टेशन की, मतलब हर जगह से प्रॉपर एक्सेस का प्रोविज़न है और दिल्ली मेट्रो लाइंस इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मतलब ये प्रोवाइड कर रही है फीडर और डिसबर्सल सर्विसेज।
जो फर्स्ट कॉरिडोर है इसमें 25 स्टेशन है और सारे के सारे, मतलब तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब ये कनेक्ट पूरा हो जाएगा दिल्ली से, तो ये दिल्ली का मास ट्रांजिट सिस्टम, इसके अंदर DMRC, RRTS नेटवर्क, उन सबको जब हम टोटल कर लेते हैं तो करीब 750 किलोमीटर का इसकी टोटल लेंथ होगी, जो कि लंदन क्रॉस रेल, हांगकांग MTR और पेरिस RER से भी ये बड़ी होने वाली है। नमो भारत ट्रेन्स डेडिकेटेड इसके अंदर वुमेन कोच है, जो कि हर ट्रेन के अंदर होगी, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 72 लोगों की होगी। दिल्ली मेरठ रूट पे जो सेकंड कोच है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी गई है और एडिशनल 10 सीट जो है रिजर्व्ड फॉर वुमेन होगी, वो हर कोच के अंदर होगी। मतलब वुमेन की सेफ्टी का भी इसके अंदर पूरा ध्यान रखा गया है। कम्यूटर्स ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल व्हीकल्स को अवॉइड करें, इसका पूरा कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए नमो भारत के अंदर सेक्रीफाइस कहीं पर भी कंफर्ट को ना हो, इसके लिए प्रीमियम कोचेस का भी अरेंजमेंट किया गया है। मतलब प्रीमियम कोच जो है स्पेशियस होगी, कंफर्टेबल होगी और वो इक्विप्ड विद रिक्लाइनिंग सीट्स, चार्जिंग पॉइंट होंगे जो कि मोबाइल के होंगे, लैपटॉप के होंगे, और सीट की जो फैसिलिटी है वो अनइंटरप्टेड वर्क करने के लिए भी होगी। चूँकि जर्नी 1 घंटे की होगी तो यहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए वेंडिंग मशीन भी इसके अंदर, जो कि प्रीमियम कोचेस हैं, उनमें इंस्टॉल की गई है। नमो भारत ट्रेन के अंदर जो अटेंडेंट है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि एक तरह से अटेंडेंट होता है तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अटेंडेंट को बोल सकते हैं। तो हाँ, अटेंडेंट एक बेसिकली इंश्योर करता है कि आपकी जर्नी सेफ एंड सिक्योर हो। RRTS जो है, जैसे मैंने आपको बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी मुहिम के तहत कि डिपेंडेंसी प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर मैक्सिमम ख़त्म हो और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आएँ, इसके फ़ायदे ये हैं कि कंजेशन रोड के ऊपर कम होगा और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नमो भारत ट्रेन्स के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का यूज़ किया गया है, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से ही वो ड्राइव होगा। RRTS अपने आप में ग्रीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि NCR रीजन के अंदर ऑपरेट होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS ये अपने आप में 1 लाख प्राइवेट व्हीकल्स इससे रोड पे ऑफ हो जाएंगे और एस्टिमेटेड है कि ये रिड्यूस करेगा 2,50,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकुलर एमिशन पर ईयर। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो पैसेंजर के लिए स्पेशल डिज़ाइन किए गए हैं। नमो भारत ट्रेन के अंदर 2x2 ट्रांसवर्स सीटिंग होगी, जो कि स्टैंडिंग स्पेस भी जिसके अंदर मिल पाएगा और लगेज रैक्स, ये सारे प्रोविज़न होंगे। इसमें CCTV कैमरास भी होंगे, लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी भी होगी, डायनामिक रूट मैप होगा, ऑटो कंट्रोल एम्बिट लाइटिंग सिस्टम होगा, हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग भी इसके अंदर होगी। डबल ग्लेज्ड टेम्पर्ड लार्ज सेफ्टी ग्लास विंडो इसके अंदर होंगी। इसका फ़ायदा यह है कि पैनोरामिक व्यू बाहर का बिल्कुल मिल पाएगा। इसके अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट डिस्प्ले सिस्टम और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले अलॉन्ग विद इमरजेंसी कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सब इसके अंदर होंगी। ट्रेन को हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि मॉडर्न विजुअल एंड ऑडियो अनाउंसमेंट होगी, जिससे कि जो पैसेंजर्स हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, फाइनल डेस्टिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पैसेंजर तक इजीली पहुंच पाएगी। ऑटोमेटिक प्लग इन टाइप वाइड डोर्स होंगे, जिससे एयर फ्रिक्शन और नॉइस बिल्कुल इसके अंदर नहीं होगा। CCTV, फायर एंड स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर और डोर इंडिकेटर, ये सब इसके अंदर होने वाली है। तो अब मैंने आपको ओवरऑल ये तो समझा दिया कि RRTS, जिसका नया नाम नमो भारत ट्रेन है, वो कैसी है, उसका क्या करंट स्टेटस है, क्यों उसे लाया जा रहा है, क्यों और कैसे ये NCR की सूरत बदलने वाली है,
एनसीआर में किस तरह से कम्यूटर्स को ट्रैवल करना अब बहुत आसान होने वाला है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये सारी जानकारी ऐसी है जो कहीं हद तक आपकी प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि मैंने वो भी रूट बताए जिस रूट पे अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी सिर्फ दिल्ली मेरठ रूट पे काम हुआ है, मतलब बाकी रूट्स पे काम नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ फर्दर मैंने स्टेशंस के नाम आपको बताए उन एरियाज़ में अभी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन का स्कोप है, क्योंकि ये बड़ी कनेक्टिविटी है, बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। वो बात और है कि हमारी सरकार पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, रोड पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं, या फिर ऐसी जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है फाइनल होने के बाद भी उसे रिवोक कर लिया जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये सारी परेशानियां, परिस्थितियां हम सबको फेस करनी है। मैं भी फेस कर रहा हूँ, आप भी फेस कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए कि एक्चुअल एनसीआरटीसी के अंदर जो आरआरटीएस ट्रेन लाइन बन रही है, जिसका नया नाम नमो भारत ट्रेन है, वहाँ क्या क्या चीज़ें अब उन्हें देखने को मिलेगी, किस तरह से उनकी सहूलियत बढ़ेगी। तो वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें और क्या फर्दर अपडेट है, जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं वो भी आपसे शेयर करता रहूँगा। और प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर जो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करती है वो भी मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ, और आगे भी इसी तरह से बेबाक तरीके से बगैर किसी लार लपेट के आपके सामने मैं लाता रहूँगा। नमस्कार एंड जय हिंद।